नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरओ की परीक्षा काफ़ी निकट है। इसके अतिरिक्त जो है यूपीपीसीएस मेंस की भी परीक्षा है आगे चलकर। इन्हीं दो परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में जिस तरह से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं, उसी के आधार पर फरवरी माह का करंट अफेयर्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसका संग्रह चुनिंदा नोट्स के रूप में आपके सामने उपस्थित जो है मैं हुआ हूँ। दोस्तों, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में करंट अफेयर्स का रोल बहुत बड़ा है। फिर चाहे वो यूपीपीसीएस मेंस की परीक्षा हो, आरओ हो, या फिर यूपीपीसीएस के अंतर्गत कोई अन्य परीक्षा हो। ठीक है, आज के टाइम पे सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो में फरवरी माह के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, और जो एस्पिरेंट इस पूरे वीडियो को अच्छे से फोकस होकर के जो है ध्यान से तैयार कर लेता है, अपने पास नोट्स के रूप में सुरक्षित कर लेता है, तो मेरा ये विश्वास है, मेरा ये दावा है कि कम से कम 15 से 20 प्रश्न जो है उसको देखने को मिलेंगे। फिर चाहे वो आरओ की परीक्षा हो या यूपीपीसीएस मेंस की परीक्षा हो। क्वेश्चंस के आगे मैंने स्टार लगाया हुआ है, बाकायदा मैं क्वेश्चंस को समझाते हुए जो है आगे बढ़ूंगा। कुल मिला के 51 प्रश्न है और पूरा फरवरी आपका जो है कवर हो जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, जिस तरह से यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में करंट पूछा जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो है मैंने नोट्स के रूप में जो है तैयार किया है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पूर्व आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन बेल जो घंटे का सिंबल है, जो कि सब्सक्राइब दबाने के बाद दिखता है, उसको प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि तभी हमारे चैनल की गतिविधि जो है से आप सीधे जुड़ सकते हैं, यानी कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन तभी आपको मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो ये करंट अफेयर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और कम से कम पूरा वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरा दावा सही है। मैं दावा करता हूँ 15 प्रश्नों का, 15 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला, इसको मैंने 3 स्टार दिया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, तो कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किस रंग का विशेष आधार कार्ड हाल ही में यानी कि फरवरी में जारी करने की घोषणा की है। तो ये आधार कार्ड होगा और इसका एक अलग से नाम होगा, वो होगा बाल आधार, और इसका जो रंग होगा वो नीला होगा। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए किस रंग का विशेष आधार कार्ड जारी करने की घोषणा की है? नीला, यानी कि बाल आधार जिसे कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 2 पूर्वोत्तर राज्य में वोटिंग हुई, और क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में ऐसे पूछेगा कि उन 2 राज्यों में कुल विधानसभा सीट कितनी है। तो मेघालय में और नागालैंड में जो है वोटिंग हुई थी, और यहाँ पर है 60 सीट्स दोनों ही जगह। ठीक है, 2 स्टार है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार है, इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला 27 फरवरी की जो है ये घटना है, विश्व का पहला CO2 को खींचकर यानी कि एब्जॉर्ब करके वातावरण से सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल बनाने का प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? ये विश्व का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये स्थापित हुआ है कनाडा में। ठीक है, हाल ही में जारी हुई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक चाइना जल्द ही किस राष्ट्र को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन जाएगा? तो अमेरिका को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, आज का पहला प्रश्न जो मुझे लगता है कि मेरा दावा है कि पेपर में आना चाहिए। शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन हुआ था दक्षिण कोरिया में, और इसमें किस राष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो वो है नॉर्वे, जिसको 14 गोल्ड, 14 सिल्वर और 11 कांस्य पदक प्राप्त हुए। इसके अलावा इसी को ही प्योंगचांग खेलों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक को, इस बार का जो ओलंपिक हुआ है साउथ कोरिया में, उसको प्योंगचांग खेलों के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसी में बन सकता है कि किस खिलाड़ी को इस शीतकालीन ओलंपिक में सर्वाधिक पदक प्राप्त हुए? तो वो खिलाड़ी नॉर्वे की हैं, उनका नाम है मैरिट
बोयरगेन, ठीक है, मैरिट बोयरगेन, जो कि नॉर्वे की हैं, सर्वाधिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं। 14 पदक कुल जो है इन्होंने जीते हैं व्यक्तिगत रूप से, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहला मेरा प्रश्न जो है दावे का ये। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 स्टार है। ई गवर्नेंस पर ये दूसरा प्रश्न है आज का, जो मुझे लगता है कि आपके लिए आरओ के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ई गवर्नेंस पर, क्योंकि पहले भी ई गवर्नेंस पे जो सम्मेलन हुए थे उस पर जो है यूपीपीसीएस प्री में और मेंस में भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, इसलिए जो है मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है पक्का आना चाहिए। ई गवर्नेंस पर 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि 26 फरवरी 2018 को कहाँ हुआ, तो ये हुआ था हैदराबाद। यहाँ से 2 ही तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, पहला सम्मेलन का स्थल जो कि हैदराबाद था, और दूसरा थीम यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी फॉर एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट, त्वरित विकास के लिए प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये इसका मतलब होगा। फिर से मैं बोल देता हूँ, ई गवर्नेंस पर 21वां, ये कौन सा था, 21वां। यहाँ से एक प्रश्न ये बन सकता है, कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन जो है हुआ, आपके सामने ऑप्शन हो सकता है 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, तो पता होना चाहिए। ई गवर्नेंस पर ये 21वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 फरवरी 2018 को हैदराबाद में हुआ, जिसकी थीम थी टेक्नोलॉजी फॉर एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट, यानी कि त्वरित विकास के लिए प्रौद्योगिकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। टिकाऊ जैव ईंधन पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में, ठीक है। आज का तीसरा ऐसा प्रश्न जो मुझे लगता है कि आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है उस भारतीय महिला जिम्नास्ट का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में जिम्नास्टिक विश्व कप में भारत की ओर से पहली बार पदक जीतकर इतिहास रचा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, पहली या प्रथम इससे जुड़े हुए कोई भी जो है स्टेटमेंट वाले जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है 1 लाइन में होते हैं उनको मत छोड़िएगा, ठीक है। कोई भी घटना जब पहली बार प्रथम बार होती है, कोई व्यक्ति जब प्रथम बार कुछ बनता है, कोई उपलब्धि हासिल करता है, तो वो प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप ही, ठीक है। तो यहाँ पर नाम है अरुणा रेड्डी, ठीक है। अरुणा रेड्डी को जो है ने इतिहास रचा है, और इनको कौन सा मेडल मिला है, कांस्य पदक। और ये जो जिम्नास्टिक विश्व कप हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ से कुल मिला के 3 प्रश्न बनते हैं। पहला आपके सामने है कि उस भारतीय महिला का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में जिम्नास्टिक विश्व कप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा है, तो वो है अरुणा रेड्डी, और ये तेलंगाना की हैं, ठीक है। तेलंगाना सरकार ने 2 करोड़ देने का जो है इनको मतलब पुरस्कार से जो है सम्मानित करने की घोषणा भी की थी। और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ये प्रश्न बन सकता है कि ये जिम्नास्टिक जो है वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, तो मेलबर्न में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। और इनको कौन सा पदक मिला था, कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। भारत के सबसे बड़े एवं स्वदेश निर्मित ड्रोन का क्या नाम है जिसका हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सफल परीक्षण किया गया, तो उसका नाम है रुस्तम 2, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार के साथ है, आज का चौथा ऐसा प्रश्न है जो मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। किस देश में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा 11 मार्च 2018 को, तय किया गया था फरवरी में, इसलिए फरवरी का भी करंट अफेयर है और मार्च का भी है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। इसका जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है वो कहाँ है, गुरुग्राम भी जिसे कहा जाता है। और इस बार यानी कि 11 मार्च 2018 के शिखर सम्मेलन में कौन आने वाला है, हमारे गेस्ट कौन है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और यूएन संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, भारत में, इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव भी कहा जाता है। और गेस्ट कौन है जो है इसमें, इमैनुएल मैक्रोन फ्रांसीसी राष्ट्रपति, इसके अलावा यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का 5वां ऐसा प्रश्न जो आपके लिए जो है अति महत्वपूर्ण रहेगा, उत्तर प्रदेश के सीएम द्वारा हाल ही में 2 दिवसीय रसोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो ये उद्घाटन हेमा मालिनी द्वारा जो है किया गया था और ये मथुरा में हुआ 23 फरवरी 2018 का जो है इंसिडेंट है। और ये फरवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से एक है फॉर यूपीपीसीएस आरओ एंड मेंस के एग्जाम्स के लिए, ठीक है।
तो रसोत्सव जो है इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के विशेष बलों के बीच 2 सप्ताह तक चलने वाले सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? आज का छठा ऐसा प्रश्न जो कि मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम था गरुड़ शक्ति। ठीक है, गरुड़ शक्ति। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया सेना के विशेष बलों के बीच 2 सप्ताह तक चलने वाला सैन्य अभ्यास का नाम था गरुड़ शक्ति। क्वेश्चन नंबर 13, देश का पहला ऐसा राज्य जिसने ऐसा मसौदा स्वास्थ्य नीति पेश की जिसमें स्कूलों में बच्चों के प्रवेश के लिए टीकाकरण का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया, तो ये राज्य कौन सा था? आज का आपके लिए प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर जो है दीजिए मुझे कमेंट के माध्यम से। ठीक है, मैं पिन कर दूंगा उस आंसर को जो सही जवाब देंगे। ठीक है, मैं अपने हर वीडियो में करंट अफेयर के एक आधा क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ये आज का प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, टीकाकरण का प्रमाण पत्र जो है प्रवेश के लिए अनिवार्य कर दिया है किस राज्य ने, और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे बड़ा समुद्री नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है मिलन 2018 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? और ये आयोजन जो है वो 6 मार्च से 13 मार्च के बीच में होगा। और ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये फरवरी में लगभग ये तय किया गया था कि नौसैनिक अभ्यास मिलन 2018 जो है जो कि 6 मार्च से 13 मार्च के बीच में होगा, ये कहाँ होगा? तो ये होगा अंडमान निकोबार में। ठीक है, यहाँ से पहला प्रश्न ये बनेगा। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि इस बार नौसैनिक अभ्यास मिलन में, जो कि एक बहुत बड़ा समुद्री नौसैनिक अभ्यास है, इसमें कुल कितने राष्ट्रों की सेना जो है, नौसेना जो है भाग लेंगी? तो वो कुल मिला के 22 राष्ट्रों की। ठीक है, तो यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे। पहला कि नौसैनिक अभ्यास मिलन जो है कहाँ पर होगा? अंडमान निकोबार। और कितने राष्ट्रों की नौसैनिक जो है इसमें भाग लेंगी? तो 22 राष्ट्रों की नौसेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं कि सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीमती जो है श्रीदेवी का निधन दुबई में हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न जो है ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो यूपीपीसीएस आरओ या मेंस में, यूपीपीसीएस मेंस में प्रश्न अगर बनना होगा तो यहाँ ऐसे बनेगा कि श्रीदेवी जो है कौन से पुरस्कार से सम्मानित थी और इनकी तिथि, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी। तो सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है कि इनका निधन कहाँ पे हुआ? तो दुबई में हुआ। ठीक है, हृदयघात से जो है ऑफिशियली जो है ये बताया गया है। तो श्रीदेवी का निधन जो है दुबई में हुआ। इनको जो है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, तो पद्म श्री पुरस्कार इसको ध्यान में रखिएगा, ये सीधा सीधा पूछ सकता है। इसके अलावा डेट 24 फरवरी 2018। क्वेश्चन नंबर 16, आज का 7वां ऐसा प्रश्न जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ये है कि प्रख्यात हिंदी लेखक दूधनाथ सिंह का निधन जो है हुआ है। ये इलाहाबाद में हुआ है। ये कहाँ के निवासी थे? ये सीधे सीधे पूछ सकता है आपसे। तो ये बलिया ज़िले के जो है निवासी थे यूपी में, और इलाहाबाद में इनका निधन हुआ है। तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि प्रख्यात हिंदी लेखक जो है किनका हाल ही में निधन हुआ है? ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए दूधनाथ सिंह। ठीक है, इनको जो है यूपी का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान भारत भारती प्राप्त था। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार का सर्वोच्च शिखर सम्मान मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है इनको प्राप्त था। इस लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इसलिए इन पर जो है प्रश्न बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन यही बन सकता है कि दूधनाथ सिंह जो है किस राज्य से और कहाँ के से संबंधित थे? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, बलिया जिले से। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में 30 दिनों के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया है? तो वो राष्ट्रपति हैं मालदीव के, और ये 20 फरवरी 2018 की घटना है, और राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल्ला यामीन। अब आज का 8वां ऐसा प्रश्न जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इजराइल के सहयोग से किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले क्षेत्रीय कृषि केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? और ये उद्घाटन किया जाएगा 7 मार्च को, और वो राज्य है मिजोरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण भारत के प्रख्यात अभिनेता कमल हसन द्वारा गठित राजनीतिक दल का नाम क्या है? आज का 10वां ऐसा प्रश्न, माफ़ कीजिएगा 9वां ऐसा प्रश्न है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और ध्यान रखिए, जब कोई बड़ी सेलिब्रिटी कोई पार्टी में जो है आती है तो वो प्रश्न जो है अमूमन बन जाता है। ठीक है, हमने पूर्व में भी देखा है
जब शर्मिला जिन्होंने 22 साल तक जो अनशन पे रही थी, उन्होंने जब अपनी पार्टी जो बनाई थी तो उस पार्टी का नाम जो है क्वेश्चन बन करके जो है एग्ज़ाम में पूछा गया था। उसी लिहाज से यहाँ पर कमल हसन द्वारा जो है एक नई नवोदित जो है राजनीतिक दल का गठन किया गया है, तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। और जो पार्टी है उनकी, उसका जो है नाम जो है वो ये है मक्कल नीति मय्यम। ठीक है, दक्षिण भारत के प्रख्यात अभिनेता कमल हसन द्वारा गठित राजनीतिक दल का जो नया नाम है वो ये है मक्कल नीति मय्यम। हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश में पहली बार महिला फैशन वीक का आयोजन जो है किया जाना निर्धारित किया गया फरवरी में? तो ये है सऊदी अरेबिया। हम जानते हैं कि खाड़ी के राष्ट्रों में महिलाओं के लिए बहुत ही कम अधिकार हैं, बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसे में महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में कोई भी इंसिडेंट जो है एक बड़ा करंट अफेयर बन जाता है यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में। ठीक है, जब सऊदी अरब में ही जब वोटिंग हुई थी तो वो प्रश्न जो है यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था। ठीक है, जिसमें कि 2 महिला जो है सिलेक्ट हुई थी, तो उनका नाम सीधा सीधा पूछ लिया था ऑप्शंस के रूप में। तो आपको पता होना चाहिए, इस तरह से प्रश्न जो है बन जाते हैं। तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश में पहली बार महिला फैशन वीक आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया? तो ये था सऊदी अरेबिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाइपर लूप सेवा हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? वर्जिन ग्रुप। यहाँ से ऐसे ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हाइपर लूप सेवा से कौन सा राष्ट्र संबंधित है? तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित क्रिकेट सीरीज के मैन ऑफ द मैच जो है कौन रहे? मैन ऑफ द सीरीज, माफ कीजिएगा, सही जवाब है विराट कोहली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि के राष्ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन को मंजूरी प्रदान की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और इसका सही जवाब है 60,000 करोड़ रुपए। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि के राष्ट्रीय शहरी आवास कोष के गठन को मंजूरी प्रदान की है? और ये प्रश्न बन सकता है आज का जो है 9वां ऐसा प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये आंकड़ा सीधा सीधा ऐसे ही पूछेगा एग्जाम में। देश के प्रथम क्रिकेटर, ये श्योर क्वेश्चन है, और ये जो प्रश्न है इसको श्योर करके चलिए कि ये सीधा सीधा पूछेगा, 5 स्टार के साथ है। देश के प्रथम क्रिकेटर जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 5 विकेट लेने वाले पहले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, ये प्रश्न जो है मैं आपसे पूछना चाहता था, लेकिन मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, भुवनेश्वर कुमार। ये प्रश्न जो है पूछा जाना चाहिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं आपसे बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भुवनेश्वर कुमार एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 5 विकेट लेने का जो है एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, जनसंख्या नियंत्रण हेतु कानून बनाए जाने के लिए पहली बार सुप्रीम कोर्ट में कुल कितनी याचिकाएं हाल ही में दाखिल की गई हैं? तो ये 3 जनहित याचिकाएं हैं, PIL। क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा 11वां ऐसा प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि मैंने इसे सिर्फ 3 स्टार दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन है, जयपुर का गांधीनगर देश का पहला लेडीज स्पेशल रेलवे स्टेशन बन गया है। खास बात यह है कि इस रेलवे स्टेशन पर एक भी पुरुष जो है काम नहीं करेगा। यहाँ पर सभी जो है काम करने वालों से लेकर के सभी अधिकारी जो है वो महिलाएं ही होंगी। कुल मिलाकर 40 महिलाओं की टीम जो है वो इस रेलवे स्टेशन को संभालेंगी, और ये अपने तरीके का एकमात्र जो है देश में रेलवे स्टेशन है जो कि पूर्णतः महिलाओं को समर्पित है। ठीक है, जयपुर का गांधीनगर देश का ऐसा पहला लेडीज स्पेशल रेलवे स्टेशन बन गया है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आज का 12वां ऐसा प्रश्न जो कि आपसे पूछा जाएगा RO या फिर यूपीपीसीएस की मेंस की परीक्षा में, दोनों में से किसी एक में पक्का आएगा ये प्रश्न। क्वेश्चन रहेगा कि इस साल यानी कि 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, एकदम डायरेक्ट आपसे पूछेगा
तो 8 मार्च 2018 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और उसकी जो थीम थी वो #प्रेस फॉर प्रोग्रेस। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस प्रश्न को, ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपसे नहीं छूटना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 8 मार्च 2018 प्रेस फॉर प्रोग्रेस और साथ में हैशटैग भी है। ठीक है, ऑप्शन में ये पूरा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आज का 13वां ऐसा प्रश्न जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के ऊपर जो है जो रैंकिंग आती है भारत की, उस पर हर बार क्वेश्चन जो है IAS में भी बन चुका है और UPPCS के एग्ज़ाम्स में भी पहले भी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसका आंसर भी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार द्वारा जारी हाल ही में रिपोर्ट जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि वैश्विक भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 22 फरवरी 2018 की घटना है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार जो है वैश्विक भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत को 81वां स्थान प्राप्त हुआ है। लास्ट ईयर 79वां प्राप्त हुआ था। टॉप किसके द्वारा किया गया है? न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों ही संयुक्त रूप से जो है सर्वोच्च स्थान इसको प्राप्त हुआ है, इन राष्ट्रों को, न्यूजीलैंड और डेनमार्क को। लेकिन मेनली जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है यहाँ से 2 प्रश्न रहेंगे। पहला कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, वो है 81वां, और टॉप किसके द्वारा किया गया है? न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से। ठीक है, ऑप्शन क्या देता है वो डिपेंड करता है। हाल ही में ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट द्वारा तैयार किए गए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में, जो कि कुल मिला के 165 देशों की सूचनाओं पर आधारित था, किस स्थान पर भारत को रखा गया है? तो भारत को रखा गया है 42वें स्थान पर। ठीक है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत की जो रैंक आई है अभी हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट में, तो 42वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। टॉप किसके द्वारा किया गया है? नॉर्वे नंबर 1, नंबर 2 आइसलैंड। ठीक है, नॉर्वे द्वारा जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और 42वां स्थान भारत को। और रिपोर्ट कौन सी है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक आ सकता है। आज का 14वां ऐसा प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन है 2 फरवरी 2018 को रिवाइज्ड। ये क्वेश्चन जो है पूर्व में भी पूछा गया था, इसीलिए मैंने रिवाइज्ड कर दिया है कि आपको दोहरा दूं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक राष्ट्र बन गया है, और प्रथम 3 जो है कौन है? चीन, जापान, अमेरिका। हाल ही में जो इसके लिए सबसे बड़ी संस्था है इस्पात के लिए, उसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनवरी-फरवरी 2018 में भारत द्वारा सर्वाधिक तेज़ी से जो है उत्पादन किया गया, जिसकी तीव्रता गति जो है 7.6% रही। ठीक है, जो कि अन्य 3 राष्ट्रों के कंपैरिजन में सर्वाधिक है, चीन, जापान, अमेरिका। लेकिन फिर भी क्योंकि क्षेत्रफल और अन्य उत्पादन के मामलों में ये बड़े राष्ट्र हैं, इस संदर्भ में भारत अभी इनसे पीछे है। लेकिन अब भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा जो है राष्ट्र बन गया है। ठीक है, अमेरिका को पछाड़ करके। तो 2 फरवरी 2018, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार के लिए। ठीक है, क्वेश्चन सीधा पूछेगा भारत का क्रम। क्वेश्चन नंबर 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना की किस महिला ऑफिसर ने पहली बार अकेले मिग-21 जो है कहाँ का जो है यान है, जेट है, तो वो रूस से लिया गया जेट है, और उड़ाकर इतिहास रच दिया? उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। याद कीजिए वो प्रश्न जो कि UPPCS में पूछा गया था, जब 3 महिलाओं को पहली बार जो है जेट जो है उनके लिए जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए उड़ाने क्रम में जब एक ही बैच में 3 महिलाओं को शामिल किया गया था, कमीशन किया गया था, तब वो प्रश्न जो है इस रूप में पूछा गया था कि वो तीनों ही जो महिला वायुसेना सैनिक थीं वो किस राज्यों से संबंधित थी। ये प्रश्न जो है उस समय आया था, उसीलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अवनी चतुर्वेदी पर प्रश्न जो है पूर्व में भी बन चुका है जब पहली बार ये कमीशन हुई थी। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना की किस महिला ऑफिसर ने पहली बार अकेले मिग-21 उड़ाकर इतिहास रच दिया? तो इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। इन्होंने जो है अपनी उड़ान जो अपना मिशन है वो जामनगर एयरबेस से जो है शुरुआत की थी।
और ये किस राज्य से संबंधित है? सतना मध्य प्रदेश। तो यहाँ आपसे जो है दो तरह के प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला जो है वायु सैनिक का नाम जो कि अवनी चतुर्वेदी हैं, और दूसरा ये किस राज्य से संबंधित है, वो है सतना मध्य प्रदेश। हाल ही में जारी 21 फरवरी 2018 को जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट जिसका नाम था एवरी चाइल्ड अलाइव। यहाँ से पहला प्रश्न ये बनेगा कि हाल ही में यूनिसेफ ने बच्चों के संदर्भ में कौन सी रिपोर्ट जो है जारी की, या फिर एवरी चाइल्ड अलाइव जो है किस जो है राष्ट्र मतलब संस्था द्वारा जो है जारी की गई? तो यूनिसेफ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। हाल ही में जारी 21 फरवरी 2018 यूनिसेफ की रिपोर्ट एवरी चाइल्ड अलाइव के अनुसार भारत में प्रति 1000 नवजात शिशुओं में कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है? ये क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 15वां क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मृत्यु दर की जो रिपोर्ट अभी जारी की गई है उसमें भारत का जो मतलब प्रदर्शन है वो 25.4 है, यानी कि प्रति जीवित 1000 शिशुओं पर 25.4 जो है शिशु की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और राष्ट्रों के क्रम संख्याओं के आधार पर भारत को जो है 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। नंबर 1 पे है जो सबसे अच्छे हैं वो है जापान, आइसलैंड, सिंगापुर। यहाँ पर प्रति 1000 पर केवल एक ही मामला आया है। सबसे खराब स्थिति, यहाँ पर एक प्रश्न आपसे बन सकता है जो कि बनना भी चाहिए कि सबसे खराब स्थिति किस राष्ट्र की है? तो वो है पाकिस्तान। जापान, आइसलैंड और सिंगापुर के कंपैरिजन में सबसे खराब स्थिति जो है पाकिस्तान की है, क्योंकि ये 50 गुना अधिक है इनकी तुलना में, ठीक है, किनकी? जापान, आइसलैंड, सिंगापुर की। यहाँ प्रति 22 बच्चों पर एक बच्चे की जो है मृत्यु हो जाती है, शिशु बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो भारत की जो है याद रखिए, भारत की मृत्यु दर प्रति 1000 पर कितने बच्चे हैं? 25.4। एग्जैक्ट आंकड़ा आपसे पूछेगा, आपको पता होना चाहिए। और पाकिस्तान की कितनी है? 22 बच्चों पर एक है, 50 गुना अधिक। और पाकिस्तान में प्रश्न बनना होगा तो सीधे सीधे पूछेगा कि इस रिपोर्ट में सबसे खतरनाक देश किसको घोषित किया गया है? तो इस रिपोर्ट में सबसे खतरनाक देश जो है शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में पाकिस्तान है, ठीक है, जहां पे प्रति 22 बच्चों पर एक मामला है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35, 4 स्टार मैंने दिए हैं और ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट 18 फरवरी 2018 को की जो है ये उससे संबंधित है। इस तरह से जो है आपसे क्वेश्चन आपको दिया होगा, आर में डेट बाकायदा दी होगी। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 21 राज्यों में से 17 में गिरावट दर्ज की गई है। लिंगानुपात रिपोर्ट जो है अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा जो है जारी की गई है, और ये जो रिपोर्ट है ये 2015-16 की अवधि के लिए जारी की गई है। आपसे प्रश्न ऐसे बनकर आएगा कि हाल ही में वर्ष 2015-16 के लिए नीति आयोग ने जो है लिंगानुपात रिपोर्ट जारी की है। इसमें सबसे बदतर या सबसे खराब स्थिति जो है किस राज्य की है? लिंगानुपात में सबसे अधिक गिरावट जो है किस राज्य में देखी गई है? इस तरह से प्रश्न आएगा। तो देखते हैं, वो राज्य है गुजरात, ठीक है। पुरुष महिलाओं के बीच का सबसे बड़ा अंतर या गिरावट किस राज्य में जो है देखी गई? तो गुजरात। यहाँ पर वर्तमान स्थिति यानी कि 2015-16 के आंकड़ों के हिसाब से 854 ही रह गई है, यानी कि 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की जो संख्या है वो मात्र 854 रह गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा गिरावट किस में दर्ज की गई? गुजरात में, ठीक है। और नंबर 1 पे है गुजरात गिरावट के संदर्भ में, फिर राजस्थान, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र। ये जो है इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए जो है मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। इसके अलावा जो है दूसरा प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज़्यादा सुधार किस में देखा गया? तो नंबर 1 पे सुधार देखा गया पंजाब में, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश में, नंबर 3 पर बिहार में, ठीक है। तो यहाँ से भी सुमेल करने को आ सकता है। इसके अलावा जो है आरोही या अवरोही क्रम में प्रश्न बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। पंजाब में सर्वाधिक सुधार हुआ है लिंगानुपात में, उसके बाद है उत्तर प्रदेश 10 पॉइंट के साथ नंबर 2 पर है, ठीक है। 10 अंक मिले हैं उत्तर प्रदेश को, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट की थीम क्या थी? यहाँ से ये एक अलग प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई 2015-16 की जो लिंगानुपात की रिपोर्ट है उसका शीर्षक या थीम क्या थी? तो वो थी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट, ठीक है, ये पता होना चाहिए। यहाँ से कई प्रश्न बनेंगे जो कि मैंने आपको बता दिया है। पहला, जो सर्वाधिक गिरावट किस राज्य में देखी गई है? गुजरात, जहाँ पर सीधा सीधा आंकड़ा पूछ सकता है 854।
आरोही अवरोही क्रम में जो है मिलान ऐसे दे सकता है प्रश्न, पता होना चाहिए। गुजरात में सर्वाधिक, फिर राजस्थान, फिर उत्तराखंड, फिर महाराष्ट्र, सुधार में पंजाब सर्वाधिक, फिर नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश। 10 अंक इसको जो है मिले हैं इस रिपोर्ट में, लिंगानुपात रिपोर्ट में। इस लिंगानुपात रिपोर्ट की थीम क्या थी? तो थीम थी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट। ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 16 फरवरी 2018 को दिल्ली में विश्व सतत विकास सम्मेलन, जिसको WSTS भी कहा जाता है, 2018 का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष का विषय क्या था? तो इस वर्ष का विषय था पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलिएंट प्लेनेट। फिर से सुन लीजिए, ऐसे खास सम्मेलनों के थीम या विषय अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। विश्व सतत विकास सम्मेलन का उद्घाटन का विषय था पार्टनरशिप फॉर ए रेजिलिएंट प्लेनेट। किस खाड़ी राष्ट्र या किस इस्लामिक राष्ट्र में प्रथम हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया गया? तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से आज जो है हमने 2 प्रश्न जो है खाड़ी के राष्ट्रों के संदर्भ में देखे। पहला जो है महिला फैशन वीक, जो कि सऊदी अरब में जो है अरेबिया में होने जा रहा है मार्च के अंतर्गत। दूसरा UAE में जो है हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने जो है 11 फरवरी 2018 को शिलान्यास किया। और अबू धाबी में जो है कहाँ जो है ये मंदिर बनेगा? अल वाकबा में। ठीक है। और इस मंदिर में कौन से 3 देवताओं की मूर्तियाँ जो स्थापित की जाएंगी? ये मूर्तियाँ होंगी कृष्ण, शिव और अयप्पा। अयप्पा जो है दक्षिण भारत में विष्णु के एक अवतार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था इसका, तो ये इम्पोर्टेंट है। UAE की फुल फॉर्म है संयुक्त अरब अमीरात और इसकी राजधानी है अबू धाबी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला, आप चाह कर भी नहीं छोड़ सकते। और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। वर्ष 2017 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसमें 11 लाख रुपए प्लस वाग्देवी की मूर्ति प्लस प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और इस साल ये 53वां होगा, जो कि अभी हाल ही में फरवरी की ये जो है घटनाएं मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। वर्ष 2017 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 53वां होगा, किसे प्रदान किया जाएगा? ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि देश का सबसे सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, ये मिलेगा श्रीमती कृष्णा सोबती को। कृष्णा सोबती जो है वो हिंदी के रचनाकार हैं और 11वीं ऐसी रचनाकार हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त होगा। ठीक है। हिंदी के लिए कुल अभी तक 10 रचनाकार को ये अवार्ड मिला हुआ था, लेकिन कृष्णा सोबती जो है वो हिंदी की ही रचनाकार हैं और उनका क्रम हो जाएगा अब 11वां। ठीक है। 11वीं ऐसी रचनाकार है हिंदी की जिनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। इनकी जो कुछ रचनाएं हैं, जिंदगी नामा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में मिला इनको। इसके अलावा बुद्ध का कमंडल लद्दाख काफ़ी फेमस जो है रचना है इनकी। और यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा? 3 प्रश्न बन सकते हैं आपसे। पहला जो है इस ज्ञानपीठ पुरस्कार का क्रम पूछेगा, तो ज्ञानपीठ का पुरस्कार का क्रम है 53वां, जो कि वर्ष 2017 के लिए है। दूसरा पूछेगा कि इस पुरस्कार में कितनी राशि जो है दी जाती है, तो 11 लाख रुपए प्लस वाग्देवी की मूर्ति दी जाती है प्लस प्रशस्ति पत्र। इसके अलावा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये कहाँ है, इनका जो जन्म स्थल कहाँ था? तो गुजरात में था, जो कि पहले पाकिस्तान का जो है हिस्सा था, पाकिस्तान के हिस्से में जो गुजरात पड़ता था वहाँ। लेकिन फ़िलहाल जो है आप ऑप्शन में गुजरात ही पाएंगे, तो गुजरात को ही आपको टिक करना है। कृष्णा सोबती गुजरात की हैं और ये हिंदी की रचनाकार हैं। ठीक है। हिंदी की रचनाकार है, 11वीं हिंदी की रचनाकार है जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। मगही भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार शेष आनंद मधुकर को 1 फरवरी 2018 को साहित्य अकादमी भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया। मगही, जिसको कि मगधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। बिहार की जो है लोकल लैंग्वेज है मगही भाषा, बिहार में जो है बोली जाती है, और इसके जो है प्रसिद्ध साहित्यकार हैं शेष आनंद मधुकर। किस राज्य ने हाल ही में 12 फरवरी 2018 को दस्तक अभियान आरंभ किया है? दस्तक अभियान जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में पूर्वी हिस्से में, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में खतरनाक जापानी इंसेफेलाइटिस, जिसको कि दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, कि रोकथाम व जो है अधिक से अधिक जन जागरूक करने के लिए, अतः
उपचार हेतु लोगों के जागरूक करने से संबंधित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जब बजट आया था इस साल तो उसमें बताया गया था कि जापानी इंसेफेलाइटिस से भयावह स्थिति जो है कुल मिला के 7 जिलों में है सबसे भयावह स्थिति, और इससे 38 ज़िले जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो है प्रभावित हैं। किससे? जापानी इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार से। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है असर दिखता है 5 वर्ष से छोटे बच्चों के पर और 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग व्यक्तियों पर। ठीक है, इसमें जो है दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फ्लैक्सी जो है मच्छर द्वारा, एक ख़ास तरह का मच्छर है, उसके द्वारा जो है ये जो है दिमागी बुखार जो है होता है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? दस्तक अभियान। दस्तक अभियान जो है किससे संबंधित है? तो दस्तक अभियान जो है जापानी इंसेफेलाइटिस की रोकथाम, जन जागरूकता और उपचार हेतु संबंधित है। ठीक है, 7 जिलों में जो सबसे भयावह स्थिति है उसमें घर घर जाके जो है मतलब लोगों को जागरूक किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो कि अभी आ चुकी है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको इससे अगले वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने जो है इसको शामिल नहीं किया है क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। 36 मिनट वैसे ही हो चुके हैं। फिलहाल अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7 फरवरी 2018 को भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया नीलम कपूर ने। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक बने हैं सुदीप लखटकिया। आज का अंतिम प्रश्न, स्पेस एक्स ने, जो कि एक अमेरिका की कंपनी है, स्पेस एक्स ने 7 फरवरी 2018 को दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट जिसका नाम था फॉल्कन हैवी का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजकर नया इतिहास रच दिया है, और ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा किस राष्ट्र ने सबसे छोटा रॉकेट जो है प्रक्षेपण किया है? तो वो है जापान। वो भी करंट का क्वेश्चन है, फरवरी में ही है, मैंने शामिल नहीं किया है लेकिन बता दे रहा हूँ। आपसे मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का जो है जवाब कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। स्पेस एक्स ने 7 फरवरी 2018 को दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट फाल्कन हैवी को जो है सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रचा है, और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वीडियो में हमने कुल मिला के 51 प्रश्न देखे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। इसके अलावा मैंने कोशिश की कि खुद से नोट बनाकर, जो कि एग्ज़ाम के अनुसार ही हो, एग्ज़ाम में पूर्व तक जैसे क्वेश्चन बनकर आते रहे हैं करंट अफेयर के, ठीक उसी स्तर के और उसी आधार पर जो है मैंने इन प्रश्नों को जो है चुना, आपके लिए तैयार किया, और आगे भी इसी तरह से करंट अफेयर जो है मैं तैयार करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।